हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी दोस्तों का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी दिनों बाद आपके बीच उपस्थित हो रहा हूँ। अभी जो आपका ये 2024 अगस्त का महीना चल रहा है और आपको पता भी है कि 15 अगस्त को हम लोगों ने अपना 78वां स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया। तो सबसे बड़ी बात है कि स्वतंत्रता दिवस मनाने के पीछे आपको रीज़न है ही है कि हम लोग स्वतंत्र हैं। जहाँ कहीं भी पूरे ऑल ओवर इंडिया में स्वतंत्रता के साथ, आज़ादी के साथ हम लोग घूम सकते हैं, रह सकते हैं। रही बात, इसी के बीच में आप लोगों ने ओलंपिक गेम का आयोजन जुलाई में स्टार्ट हुआ था, 30 जुलाई से, और 11 अगस्त तक ओलंपिक का आयोजन चला फ्रांस की राजधानी पेरिस में। पेरिस 2024 ओलंपिक गेम, जिसमें भारत के खिलाड़ियों ने बहुत ही बेहतरीन प्रदर्शन किया। बेहतरीन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि भारत की स्थिति जो आप समझ सकते हैं कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, फिर भी सरकार और समाज दोनों, यहाँ तक कि इसमें जो भी पार्टिसिपेट करते हैं उनकी भी जिम्मेदारी बनती है, और जो तो सरकार है उनकी तो जिम्मेदारी बनती ही है। इसमें भारत ने कुल 6 मेडल, एक रजत यानी कि सिल्वर मेडल, और 5 ब्रॉन्ज मेडल, जिसमें से 3 तो आपके शूटिंग से आए ब्रॉन्ज मेडल, और उसके बाद से एक अमन शहरावत जो कि रेसलिंग कुश्ती से आते हैं, और उसके बाद से आपके सिल्वर मेडल आपके नीरज चोपड़ा जो कि जेवलिन थ्रोवर हैं, वहाँ से हमको मिला। तो भारत की इतनी दुर्दशा इन सब फील्ड में ओलंपिक खेलों में क्यों होता है, इसके पीछे आप कहानी जानते ही हैं कि भारत में रिसोर्सेज की कमी है, कि हमसे छोटे छोटे देश जो थे, खास करके हम कभी कभार पाकिस्तान से ज़्यादा जिद में आकर के या फिर उत्तेजना में आकर के पाकिस्तान से तुलना करते हैं कि पाकिस्तान हमसे कामचोर देश है या फिर हमसे नाखादा देश है, फिर भी उसकी कंडीशन हमसे बेहतर है। हमसे रैंकिंग में एक गोल्ड लेकर के, ओनली एकमात्र गोल्ड जो दिलाया अरशद नदीम ने, जो कि नीरज चोपड़ा के अगेंस्ट में जाकर के बहुत अच्छा प्रयास के थ्रू गोल्ड मेडल दिलाया पाकिस्तान को। तो हमसे बेहतर स्थिति में है पाकिस्तान मेरिट लिस्ट में, और हम 71वें पोजीशन पे जाकर के अपने फाइनल पोजीशन एक्वायर किए। 71वां पोजीशन हमको मिला इस ओलंपिक 2024 में। तो कहीं ना कहीं हम सभी युवाओं को इस सीखने की ज़रूरत है कि बहुत सारे ऐसे गेम हैं, हम क्रिकेट को तवज्जो ज़्यादा देते हैं और अन्य खेलों को तवज्जो, खेल हो या खिलाड़ी हो, उनको तवज्जो कम देते हैं। आपको पता ही होगा, क्योंकि मैं सिंपल से अगर बात पूछूं कि यहाँ पे भारत में बहुत ही कम लोग जानते होंगे कि क्रिकेट को छोड़ दिया जाए तो फुटबॉल हो गया, बैडमिंटन हो गया, टेनिस हो गया, रग्बी हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, इन सब खेलों में लोग ज़्यादा रुचि नहीं लेते या फिर संसाधन की कमी है, ये कन्फर्म आप सभी जानते हैं। क्रिकेट को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। कभी कभार हम लोग देखते हैं न्यूज़पेपर में जब निकलता है तब हम लोग को पता चलता है कि कोई खिलाड़ी जो ताइक्वांडो में था या फिर हाकी का था या किसी और खेल का था,
जो काफ़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था, स्टेट स्तर पे जाकर के, नेशनल स्तर पे जाकर के गोल्ड मेडल पदकों की झड़ी लगा चुका था। उसके पास 6-6 गोल्ड 10-10 गोल्ड थे, फिर भी आज वो सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी कर रहा है या फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन पालन कर रहा है। तो इससे लोगों में एक जाता है कि आखिर में क्या फ़ायदा एथलेटिक्स, मतलब इतना खेलने के बाद, इंटरनेशनल खेलने के बाद उसको रोज़ी रोज़गार के लिए इतना दिक्कत उठानी पड़ती है, इतना सहन करना पड़ता है। तो कहीं ना कहीं दिक्कत वाली बात है हमारे लिए, हमारे समाज के लिए, हमारे इंडिया के लिए। तो इन सब चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, रिसोर्सेस को बढ़ाने की ज़रूरत है, ताकि हम मेडल की उम्मीद करते हैं तो मेडल आखिर में कैसे आएगा फिर, जब हम ज़्यादा रिसोर्स, यहाँ पे ट्रेनिंग की बहुत कमी है, मतलब एक तरीके से फील्ड वगैरह नहीं है बेहतरीन तरीके से, ताकि लोग उसमें अच्छी तरीके से जाके प्रैक्टिस कर सकें। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर ओलंपिक के लिए क्वालिफ़िकेशन जो मार्क होता है, भारत के बहुत सारे खिलाड़ी उसको, बहुत सारे लोग उसको क्वालिफ़ाई नहीं कर पाते। जब तक आप क्वालिफ़ाई नहीं करेंगे तो ओलंपिक में जाने का आपका सपना ही रह जाएगा। तो उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि विश्व के सभी जो अपने बेस्ट होते हैं हर देश के, वो जाते हैं तो उन लोगों से आपका मुकाबला होता है। ये नहीं कि गांव का खेल है या फिर एक देश का खेल है, ये पूरे विश्व का खेल है। तो इसमें जो बेस्ट होता है उन्हीं को मौका मिलता है, तो बेस्ट जो रहेगा वही जाएगा। तो इसके लिए काफ़ी प्रैक्टिस की ज़रूरत पड़ती है, जो हमारे यहाँ युवाओं में या फिर सरकार में कहें कमी तो है ज़रूर, तभी तो मेडल कमा रहे। और ये रही ओलंपिक की बात। और दूसरी चीज़ें कि आपको पता होगा कि स्विमिंग के बारे में हम लोग बहुत कम जानते हैं, कि अभी बीरधौल खाड़े या ऐसे स्विमर हैं जो काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम लोग कहीं ना कहीं अभी स्विमिंग के मामले में ऑस्ट्रेलिया, ग्रेट ब्रिटेन, चाइना वगैरह से काफ़ी, फ्रांस का जो अभी इसमें काफ़ी ज़्यादा परफॉर्मेंस रहा है, उनसे कहीं ना कहीं पीछे हैं। लेकिन हम इतिहास से कभी नहीं सीखते हैं। हमको ऐसा लगता है कि इतिहास में जो इतिहास हमारे भारत के लोग बना चुके हैं, उनसे हम लोगों ने कभी सीख लिया ही नहीं। अभी हम भी उसी श्रेणी में हम भी आते हैं, ऐसा नहीं कि मैं नहीं आता हूँ। मुरलीकांत पेटकर नाम सुना होगा शायद, अगर नहीं सुना है तो जान लीजिए आप भी। मुरलीकांत पेटकर अभी फिल्मों के माध्यम से, मेरे दोस्तों ने बताया तो उसके माध्यम से हमको इसके बारे में जानकारी मिली कि एक ऐसा शख्स जिसको बचपन से ही शौक़ था कि हम बॉक्सिंग करेंगे, लेकिन ऐसा ओलंपिक में सपना था गोल्ड जीतने का। पहले बॉक्सिंग आए, बॉक्सिंग में लेकिन 1965 के युद्ध में उनको काफ़ी ज़्यादा 9 गोलियां लगी। उसके बाद वो उनका पैरालाइज होना, फिर उसके बाद से फिर दूसरे इवेंट में अर्थात स्विमिंग में उतरे। काफ़ी ज़्यादा उन्होंने मेहनत किया और 1972 जो ओलंपिक हुआ था, 1972 में पैरालंपिक, यानी कि जो विकलांग होते हैं, जो हिट फिट होते हैं उनके लिए तो ओलंपिक होता है, लेकिन जो विकलांग में आते हैं उनके लिए पैरालंपिक का गेम होता है। तो उसमें वो 50 मीटर बैक फ्रीस्टाइल में उन्होंने विश्व रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीता था। सोचिए 1972 में। और उनके बारे में भारत के किसी भी, ज़्यादातर लोगों को इसके बारे में पता नहीं है कि भारत भी स्विमिंग में गोल्ड मेडल ला चुका, वो भी विश्व रिकॉर्ड के साथ, वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ उन्होंने गोल्ड मेडल भारत को दिलाया था। तो क्या वो गोल्ड मेडल जो दिलाए थे तो प्रैक्टिस के बाद ही तो इतना, मतलब विश्व स्तर पे जा कर के सभी लोगों को फाइट करके वो जीते होंगे। तो उनके पास उतनी क्षमता थी, तो क्या उस क्षमता का 1972 में जीते थे, तो अगर उनसे प्रैक्टिस या उनसे अगर परामर्श लिया गया होता या उनके संरक्षण में अगर लोग
ट्रेनिंग लिए होते तो आज भारत की स्थिति कहीं न कहीं कुछ बेहतर होता, जहाँ तक मेरा मानना है। खैर, अब जाके 2018 में उनको पद्मश्री के अवार्ड से नवाजा गया और उनकी जो मूवी अभी आई है चंदू चैंपियन नाम से, उसमें हमको पता चला, तो मूवी देखा तो हमको काफ़ी ज़्यादा प्रेरणा मिली कि बताइए, बॉक्सिंग के ज़रिए उनका सपना था लेकिन बॉक्सिंग छूट गया, पैरालाइज हो गए। उसके बाद फिर उन्होंने ओलंपिक का सपना सजे हुए था, उसको उन्होंने अपने सपने को जीवंत रखा और 1972 में जा कर के उन्होंने गोल्ड मेडल, वो भी वर्ल्ड रिकॉर्ड के साथ जीता। सोचिए, वर्ल्ड स्विमिंग में, जो कि भारत के लोग एक तरीके से सपना समझ सकते हैं, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग क्वालिफ़िकेशन, ओलंपिक का जो क्वालिफ़िकेशन मार्क होता है उसको छू भी नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए एक बोनस पॉइंट की बात है, उनसे प्रेरणा लेने वाली बात है कि उनसे सीख लेनी चाहिए हमारे सभी युवाओं को। और उनसे भी एक जो भी युवा हैं उनके आसपास, चूँकि महाराष्ट्र के रहने वाले थे, तो उनके संपर्क में जा कर के सरकार उनसे थोड़ा बहुत जो भी है उनसे इच्छुक ट्रेनिंग वगैरह ले, थोड़ा सा और मोटिवेट करे लोगों को। और उनका इस तरीके से वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना अपने आप में एक काबिल तारीफ़ है, स्वर्णिम है भारत के लिए और युवाओं के लिए स्वर्णिम है कि उनसे थोड़ा सा संपर्क में रहे, उनसे फिटनेस और बहुत सारी चीज़ें जो एक स्विमर के लिए ज़रूरत होती हैं, क्या कैसे उन्होंने इस इतिहास को दोहराया था, इतिहास रचा था, तो उस इतिहास को दोहराया जाए। आने वाले अगले ओलंपिक 2028 या 29 में 4 साल बाद होते हैं, तो 2024 चल रहा है, इसमें हुआ तो 2028 में होगा, तो लॉस एंजलिस जगह होने वाला है। तो कुछ अच्छा देखने को मिले हमको स्विमिंग में, और भी बहुत सारे इवेंट में जहां लोग अच्छे कर रहे हैं। तो इतिहास से हम लोग सीख लेने की ज़रूरत है। और इतिहास में पढ़ाया जाता है कि मुग़लों की और भी बहुत सारे लोगों की जो ड्रेनेज सिस्टम था बहुत अच्छा था, और उसी को हम लोग पढ़ते हैं। आपने देखा होगा कि दिल्ली में जो राय कोचिंग था, यानी कि जो आईएएस की जो कोचिंग संस्था तैयारी कराती थी, उसमें 3 लोगों की मौत हो गई डूबने से। एंड ड्रेनेज सिस्टम पढ़ाया जाता है, वो भी भारत की सबसे प्रतिष्ठित परीक्षा मानी जाती है। पढ़ाया जाता है सभी लोगों के जो कि जब काफ़ी अच्छे खासे होते हैं, लेकिन वही ड्रेनेज सिस्टम इतिहास पढ़े लेकिन उसका प्रैक्टिकल वर्क यूज़ नहीं हुआ। आप सभी लोगों ने देखा इस चीज़ पे, तो उसमें ज़्यादा कुछ बात करने की है नहीं। तो हम लोग कहीं ना कहीं इतिहास से वो सीख नहीं लेते हैं। और दूसरी चीज़ कि इतिहास से और एक और हमारे बीच में एक और काफ़ी दुर्भाग्यवश घटना क्या बताया जाए कि कोलकाता में रेप मर्डर केस जो आप लोगों ने देखा कि निर्भया कांड भी इसी तरीके से हुआ था। लोग, पूरा देश हुजूम उमड़ पड़ा था कि जस्टिस फॉर निर्भया, जस्टिस फॉर निर्भया। कैंडल मार्च जगह जगह निकाला गया, सरकार को चेतावनी दी गई, तमाम सारे लोगों ने इस मुद्दे पे बात की, मीडिया से लेकर के हर लोगों ने इस पे मुद्दा उठाया, लोगों ने सांत्वना दी, सारा चीज़। और भी जितने भी पॉलिटिशियन नेता थे, सारे लोग बोले कि एक कठोर कानून होना चाहिए। 2012 में घटना घटी, फिर धीरे धीरे इसे करके घटना घटती रही, लोग सांत्वना देते रहे, कैंडल मार्च निकालते रहे, फिर वही 2024 में वही घटना घटी, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। पॉलिटिक्स इस पर जोरदार तरीके से, राजनीतिक हावी है, राजनीतिक तरीके से हो रही है, फिर वही चीज़ें जैसे था वैसे चल रही है। कैसे क्या हो रहा है समझ आपके समझ से परे है। इस पे कब कानून व्यवस्थित तरीके से आएगी ताकि हमारे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का जो नारा है वो सफल हो सके। आज के टाइम पे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिर बेटी बचाओ उससे ज़्यादा बेहतर लग रहा है कि अगर ऐसे रहेगा तो फिर कौन, ऐसे आज़ादी का क्या मतलब कि ऐसे
बहन बेटियां सुरक्षित नहीं हैं, वो भी अपने देश में, जबकि बताया जाता है कि भारत 1947 में ही आज़ाद हो चुका है। तो कहीं ना कहीं हमको इन सब मुद्दों पे सरकार को और जो आपके आसपास जो सांसद हैं उनसे भी स्पष्ट सवाल पूछने चाहिए कि आखिर इस पे कब आप लोकसभा में कब इस पे एक बहुमत ला करके आप इस मुद्दे को उठाएंगे, ताकि बहन बेटियों को इस तरीके से न गुजरना पड़े। जो भी हो, इस तरीके से उस पे अंकुश लगाया जा सके, कार्यवाही तुरंत हो, ज़्यादा लेट लतीफ़ी न हो। कोई भी अगर ऐसा विभत्स कार्य करता है तो ऑन द स्पॉट उसको न्याय के जरिए ला करके उसको दंडित किया जाना चाहिए, फांसी की सज़ा हो या फिर जो भी कठोर से कठोर हो, ताकि एक समाज के लिए मिसाल बने और दोबारा कोई करने के लिए उसको रूह तक काँप जाए। तो ऐसा हमारे सभी जो भी है सरकार को कदम उठाने चाहिए, मीडिया को इसमें आगे आना चाहिए। हमारे जो भी सोशल मीडिया के थ्रू जितने भी हमारे यूट्यूबर हैं या फिर सोशल मीडिया में और भी सारे चीज़ जो भी लोग हैं उनसे जुड़े हुए, आगे आकर के उनको भी आवाज़ उठानी चाहिए। समाज के बारे में थोड़ा सोचें और भी आगे कुछ करें, ताकि हम सभी के बीच समाज में जो हमारी बहन बेटियां हैं वो भी सुरक्षित, जैसे हम लड़के जीते हैं उस तरीके से वो भी अपना खुले में आज़ादी के साथ घूम सकें। इस तरीके से घटनाएं होती हैं, बहुत दुख होता है, लेकिन अब सरकार क्या करती है आप सभी देखते हैं। सांत्वना देती है, कैंडल मार्च निकाला जाता है, लोगों का हुजूम उमड़ता है, मीडिया चैनल पे बात होती है, जाकर बड़ी बड़ी बातें फेंकी जाती हैं, लेकिन कहीं कुछ नहीं होता। 2012 और 2024 कोई बस डेट बदला है, लेकिन सारा सब वही है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार इस पे एक्शन लेगी और कठोर से कठोर कार्रवाई करेगी, ताकि आने वाले समय में इस तरीके की घटनाओं को रोका जा सके। और भी बहुत सारे मुद्दे हैं जो आपके बीच में मैं पूरी प्रयास करूंगा कि आपके बीच में ला सकूं। अगर मेरे शब्दों से किसी को दुख हुआ हो तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग अगर अच्छा लगे तो एक दूसरे को शेयर करें और इस आवाज़ को एक सामाजिक मुद्दा बनाएं। और आपके समाज में जो भी अगर कोई भी गलत कार्य होता है तो मैं चाहूँगा कि अगर आपने वोट दिया, आपको वोट देने का अधिकार है, तो अपने सांसद विधायक आपके यहाँ जो मंत्री हैं उनको टैग करके सोशल मीडिया के थ्रू, चाहे ट्विटर को जो एक्स हो गया है उस पर, या फिर फेसबुक के माध्यम से, या जिस तरीके से आप जागरूक करना चाहते हों, उनसे सवाल पूछना चाहते हों, ताकि इस तरीके के अगर लोग अपने अपने जगह से अपने जहाँ तक उनकी पहुँच है अगर करेंगे तो काफ़ी ज़्यादा उत्थान होने की संभावना है। खेल हो, कूद हो, पढ़ाई हो, हर चीज़, हॉस्पिटल की सुविधा, मतलब हर चीज़ से अग्रणी होना चाहिए। जैसे पुरानी व्यवस्था उस तरीके से चलेगा तो सही नहीं है, कुछ सुधार होना चाहिए समाज में। बहन बेटियों के साथ साथ हर किसी की सुरक्षा मुहैया कराई जानी चाहिए। इसके लिए मैं आप सभी से निवेदन करूंगा कि आप भी मुहिम को उठाएं। आप जहां भी हैं, अगर कोई गलत कार्य हो रहा तो सोशल मीडिया के थ्रू आवाज़ बन कर के उभरें। एक दूसरे को ना देखें कि मैं ऐसा करूंगा तो ये लोग क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। आप स्वयं हकदार हैं, अपने आवाज़ को उठाइए जहां तक हो बन पड़ता है, क्योंकि कहना है कि एक खामोश ज़िंदगी जीने नहीं देगी, एक खामोश ज़िंदगी जीने नहीं देगी, इस दौर में है जीना यारो, तो कोहराम मचा डालो, कोहराम मचा दो। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान। थैंक यू।